संयुक्त राज्य वायुसेना के बमवर्षक विमानों में आने वाले दशकों में सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि B-21 रेडर आ रहा है। B-2 स्पिरिट और B-1B लांसर बमवर्षकों की जगह लेने के लिए ये नया डिजाइन B-2 से प्रेरित है और इसकी स्टेल्थ फिलॉसफी को नई तकनीकों से जोड़ता है। ये 100 यूनिट के अनुबंध को उचित ठहराएगा, जो पूरे बमवर्षक बेड़े को नया रूप देने के लिए काफी है। रेडर अभी भी बहुत गोपनीय है और इसकी ठोस जानकारी मिलना मुश्किल है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार ये B-2 जैसी या बेहतर सहनशक्ति देगा। यह निश्चित रूप से अपनी स्टेल्थ क्षमताओं में बेहतर प्रदर्शन करेगा। यह पर्यावरण के प्रति इतना संवेदनशील नहीं होगा। स्पिरिट के विपरीत रेडर की लागत और प्रदर्शन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये एक फायदा है, लेकिन इसके लिए नॉर्थरॉप ग्रुमन के इंजीनियरों को B-2 को पूरी तरह से नया रूप देना पड़ा। ये है B-21 रेडर के बारे में हमारी सारी जानकारी। अमेरिकी बॉम्बर बेड़े की स्थिति। रिकॉर्डिंग के समय संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 136 बॉम्बर्स का संचालन करता है, जो 3 प्रकार के विमानों में फैले हुए हैं। नॉर्थरॉप का B-2 स्पिरिट, जो कि एक प्रसिद्ध स्टेल्थ बॉम्बर है, बेड़े में 19 विमानों का हिस्सा है। रॉकवेल के B-1B लांसर 45 बॉम्बर्स के लिए जिम्मेदार हैं। बाकी 72 बोइंग के B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस हैं, जो दुनिया का सबसे लंबे समय से सेवा में रहने वाला सक्रिय बॉम्बर है और लगता है कि ये हम सबसे भी ज्यादा समय तक सेवा में रहेगा। अब लांसर को सेवा में लाए हुए 40 साल हो चुके हैं। B-2 स्पिरिट को आए लगभग 30 साल हो गए हैं और बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस आसमान में कहर बरपाते हुए पूरे 71 साल हो गए हैं। ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी लगती है। लड़ाकू विमान, खासकर बॉम्बर्स, लंबे समय तक चलने के लिए बनाए जाते हैं। स्ट्रैटियाक फोर्ट्रेस आज भी सेवा में है। इसके पीछे एक वजह है और वो इसकी खूबसूरती नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। कारों में स्पिरिट और लांसर 2003 की कोरोला जैसी हैं, जिन्हें उनकी बनावट के अनुसार अधिकतम तकनीकी रूप से अपग्रेड किया गया है। बिल्कुल, ये नई तो नहीं, लेकिन आधुनिक और काम चलाऊ हैं, अपना काम अच्छी तरह करती हैं। स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को आप एक बहुत पुरानी टोयोटा लैंड क्रूजर 80 की तरह समझ सकते हैं, जिसकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल और मेंटेनेंस की गई हो। इन कारों में से कोई भी खराब नहीं है, इनमें से कोई भी अप्रचलित नहीं है। सैन्य खरीदारी पर विचार करते समय 2 बातें जरूरी हैं। पहली, अगर आप अभी या अगले 1-2 साल के लिए योजना बना रहे हैं, तो तकनीकी रूप से आप पहले ही पीछे हैं। आज जिन बेहतरीन सैन्य डिजाइनों को बेंचमार्क मानते हैं, जैसे B-2 स्पिरिट या M1 एब्राम्स टैंक, वे नई और क्रांतिकारी तकनीकों के साथ विकसित हुए ताकि उन्हें बेहतर कर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके और दुश्मन से आगे रहा जा सके। जब बात शीत युद्ध के दौरान विकसित की गई तकनीकों की आती है, जो रक्षा उत्पादन का एक उफान भरा दौर था, तो पश्चिम पूर्व के तकनीक A के विकसित होने का इंतजार नहीं कर रहा था ताकि वे तकनीक B के साथ जवाब दे सकें। इसके बजाय पश्चिम और पूर्व दोनों मानते थे कि दूसरी तरफ वाले उनकी तकनीक A के जवाब में तकनीक B विकसित करेंगे, इसलिए वे तकनीक C विकसित करते थे। ये शीत युद्ध की तकनीकी प्रतिस्पर्धा F-22 और B-2 स्पिरिट दोनों के लिए खासतौर पर दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि इन दोनों विमानों को सोवियत संघ की हवाई क्षमताओं को मात देने के लिए डिजाइन किया गया था और सोवियत संघ का पतन हो गया इससे पहले कि इन दोनों विमानों को आसमान में उड़ने का मौका मिल पाता। फिर भी तकनीकी प्रतिस्पर्धा हथियारों की दौड़ के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूं, अगर आपको लगा कि यह सचमुच की दौड़ है जिसमें प्रतियोगी अपने पैरों की बजाय अपने हाथों से दौड़ते हैं। दूसरी बात जो दीर्घकालिक सैन्य योजना बनाते समय ध्यान में रखनी होती है, वो है कई तरह के सवाल, जैसे कि हम जिस तकनीक को विकसित कर रहे हैं उससे हमें किस तरह की क्षमताएं चाहिए, इसे विकसित करने में कितना खर्च आएगा, हमें कितने बड़े बेड़े की जरूरत है और बड़े पैमाने पर उत्पादन में कितना खर्च आएगा। फिर ऐसे और भी सवाल होते हैं, जैसे कि इस तकनीक की वास्तविक उम्र कितनी होगी और उसमें कितना खर्च आएगा, हम अपग्रेड और अपडेट पर कितना खर्च करेंगे, क्या ये सब वाकई जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति की कल्पना करें। मान लीजिए आपके पास 2003 की कोरोला और एक पुरानी लैंड क्रूजर है। आप ऐसी स्थिति में हैं जहां अगले 10 से 15 सालों में आपको देश भर की रेस में शामिल होना पड़ सकता है। रेस के नियम आपको रेस के दौरान कार बदलने की अनुमति देते हैं और रास्ता शहरों, हाईवे व कठिन इलाकों से होकर जाएगा और ये रेस बहुत लंबे समय तक चलेगी, लेकिन आप इस रेस से बाहर नहीं हो सकते।
रेस ऐसी घटना है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है आपके भविष्य में ये हो या न हो। आप बिना इसमें हिस्सा लिए भी जिंदगी बिता सकते हैं। हालांकि अगर ये रेस आप पर थोप दी जाती है और आप हार जाते हैं, तो आपकी मौत बहुत भयानक तरीके से होगी। तो दांव बहुत ऊंचे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप अपनी 2 कोरोला और लैंड क्रूजर पर भरोसा करेंगे, या उन्हें नई, अधिक टिकाऊ, आसानी से सर्विस होने वाली और ज्यादा संख्या में उपलब्ध गाड़ियों से बदलना चाहेंगे जो उनकी क्षमताओं से बेहतर हो? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जवाब जाहिर है दूसरा वाला है। दीर्घकालिक योजना यह है कि तीनों बॉम्बर्स को B-21 रेडर और भविष्य में देश द्वारा विकसित किए जाने वाले किसी भी अन्य बॉम्बर से बदल दिया जाए। B-21 का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक बमबारी क्षमताओं को बनाए रखना है, जिसमें परमाणु क्षमता भी शामिल है, और अंततः मौजूदा सभी बॉम्बर्स के बेड़े को बदलना है। मौजूदा तकनीकों में सुधार करना, खासकर B-2 स्पिरिट से आई तकनीकों को मुख्य धारा बनाना और पूरे खरीद कार्यक्रम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। 2009 में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर प्रोग्राम की चर्चा हुई थी, जिससे B-21 रेडर बना था। रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स ने कहा कि B-2 जैसी गलतियों से बचना जरूरी है, यह स्पष्ट करते हुए कि जब अनुसंधान, विकास और आवश्यकताओं की प्रक्रियाएं पूरी होते होते विमान अपनी शानदार क्षमता के बावजूद इतना महंगा साबित हुआ। B-2 के मामले में प्रत्येक की लागत $2 अरब थी कि नियोजित 132 में से 1/6 से भी कम कभी बनाए गए। हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए जिसमें किसी एक विमान का दुर्घटना या युद्ध में खो जाना पूरे बेड़े के एक महत्वपूर्ण हिस्से की क्षति का कारण बने, जो एक राष्ट्रीय आपदा हो, जैसे किसी प्रमुख युद्धपोत का डूब जाना। यह स्थिति हमारे कार्रवाई की लागत बढ़ा देती है और हमारे रणनीतिक विकल्पों को सीमित कर देती है, जबकि हमें ऐसे हथियार प्रणाली की तलाश करनी चाहिए जो कार्रवाई की लागत को सीमित करे और हमारे विकल्पों का विस्तार करे। समाप्त। उद्धरण समाप्त। तो 2015 में B-21 नाम औपचारिक रूप से इस विमान को दिया गया और 2022 में वायुसेना ने अनुमान लगाया कि अमेरिकी करदाता को अगले 3 दशकों में 100 रेडर्स के बेड़े को विकसित करने, उत्पादन करने और सबसे महत्वपूर्ण, संचालित करने के लिए $203 अरब खर्च करने होंगे। सिर्फ विकास लागत ही लगभग $70 अरब है और प्रत्येक विमान का उत्पादन मूल्य लगभग $700 मिलियन है। 1997 में हर B-2 स्पिरिट की कीमत लगभग $740 मिलियन थी, जो आज $1.3 अरब से ज्यादा है। लेकिन इसका कुल विकास और उत्पादन खर्च B-21 की तुलना में सस्ता था, जो मुद्रास्फीति के हिसाब से करीब $90 अरब था। हालांकि इसमें जीवन भर की रखरखाव लागत शामिल नहीं है और न ही इसमें B-2 की कुख्यात रूप से ऊंची प्रति घंटे की उड़ान संचालन लागत शामिल है। कुल मिलाकर B-21 एक बड़ा निवेश है जो संघीय बजट पर दबाव कम करेगा और वायुसेना की बमबारी क्षमताएं बढ़ाएगा। और अब देखिए कैसे। B-21 रेडर की डिजाइन और क्षमताएं। अब अगर आपने अभी तक वीडियो में दिखाए गए B-21 और B-2 की कई तस्वीरों से ये महसूस नहीं किया है, तो दोनों डिजाइन वास्तव में काफी मिलती जुलती हैं। दोनों फ्लाइंग विंग हैं जिनमें फ्यूजलाज और टेल नहीं है, और ये लैम्डा विंग डिजाइन इस्तेमाल करते हैं जिससे स्टेल्थ बढ़ती है और रडार क्रॉस सेक्शन घटता है। स्टेल्थ इस विमान की सबसे खास विशेषता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में आगे और बताएंगे। हालांकि रेडर B-2 से काफी छोटा है। इसकी लंबाई 54 फीट या 16 मीटर है और विंग स्पैन लगभग 150 फीट या 45.5 मीटर है। सटीक माप सार्वजनिक नहीं निया, इसलिए आंकड़े कुछ फीट इधर उधर हो सकते हैं। B-2 का विंग स्पैन 172 फीट या 52.4 मीटर है और इसकी लंबाई 69 फीट या 21 मीटर है। और चूंकि यह एक बड़ा विमान है, इसलिए इसका पता लगाना जाहिर तौर पर आसान है। छोटा होने के अलावा ये B-2 से कहीं ज्यादा हल्का भी है, जिसका वजन 1,58,000 पाउंड या लगभग 72 मीट्रिक टन है। B-21 का अनुमानित वजन सिर्फ 32 टन या 70,000 पाउंड है। इसका मतलब ये भी है कि ये B-2 जितना हथियार नहीं ले जा सकता, जो अधिकतम 170 टन या 3,76,000 पाउंड वजन के साथ उड़ान भर सकता है। रेडर केवल 1,80,000 पाउंड या करीब 81.5 टन से थोड़ा ज्यादा वजन के साथ उड़ सकता है। अनौपचारिक रूप से B-21 लगभग 13 टन या 30,000 पाउंड पेलोड ले सकता है, जबकि B-2 ने एक बार 27 टन या 60,000 पाउंड पेलोड ले जाने का प्रदर्शन किया है। आप सोच रहे होंगे, ये भविष्य की बात है, फिर इसमें कमी क्यों है?
दरअसल B-21 का लक्ष्य B-2 की हथियार क्षमता की बराबरी करना नहीं था। B-2 को भारी सैचुरेशन स्ट्राइक के लिए बनाया गया था, इसलिए ये 30,000 पाउंड के विशाल गाइडेड बम ले सकता है। रेडर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन B-2 की तुलना में इसे ऑपरेशनल रखना आसान होगा। B-2 को औसतन हर 1 घंटे की उड़ान के लिए लगभग 60 घंटे की मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि जब पायलट मिशन के बाद लैंड कर जाते हैं तो आप लगभग तय मान सकते हैं कि वो अगले कुछ हफ्तों अगर महीनों नहीं तो उपलब्ध नहीं रहेगा। स्पिरिट की रडार शोषक कोटिंग, जो अन्य स्टेल्थ केंद्रित इंजीनियरिंग चमत्कारों के साथ मिलकर इसके रडार क्रॉस सेक्शन को इसके आकार के बावजूद एक छोटे पक्षी जितना ही बनाती है, को बहुत ही सावधानीपूर्वक देखभाल की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए B-2 को एयर कंडीशनड और जलवायु नियंत्रित हैंगर में ही रखना चाहिए, जो अमेरिका और दुनिया में बहुत कम है। इन आवश्यकताओं और इसे चलाने व मेंटेन करने की महंगी लागत के कारण B-2 को उतना तैनात नहीं किया गया जितना आदर्श रूप से किया जाना चाहिए था। इसी कारण B-2 को अफगानिस्तान युद्ध के शुरुआती चरणों में मिसौरी से अफगानिस्तान तक और वापस बमबारी मिशन के लिए उड़ान भरनी पड़ी थी। करीबी एयरबेस B-2 स्पिरिट को सुरक्षित नहीं रख सकते थे। ये सबसे लंबे बमबारी मिशनों में से एक है। जितना जानो उतना अच्छा। B-21 भी लांसर और स्ट्रेटोफोर्ट्रेस की तरह लगभग हर विदेशी बेस से ऑपरेट हो सकता है। सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन मिलिट्री वॉच मैगजीन के अनुसार B-21 की स्टेल्थ क्षमताएं B-2 की तरह पर्यावरण पर निर्भर और उतनी संवेदनशील नहीं हैं। दूसरा, यदि 1 दर्जन बमवर्षक विमानों का समन्वित हमला हो तो भारी हथियार ले जाने वाले बमवर्षक की जरूरत नहीं रहती। कुल मिलाकर सिर्फ 21 B-2 बमवर्षक ही बनाए गए थे, जिनमें से एक 2008 में प्रसिद्ध रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और एक और रिटायर हो रहा है। रिकॉर्डिंग के समय अमेरिका के पास इनमें से 19 ही सेवा में हैं। इनकी संचालन, रखरखाव लागत और कठिन भंडारण के कारण इन्हें एक ही लक्ष्य पर 1 दर्जन भेजना कभी विकल्प नहीं था। यह सौभाग्य है कि ऐसा कभी जरूरी नहीं हुआ, और जरूरत पड़ती भी तो होना मुश्किल था। रेडर की कहानी ठीक इसका उल्टा है। यह कम पेलोड ले जाता है, हाँ, लेकिन कम से कम 100 बनाए जाएंगे, अगर उससे भी दोगुने नहीं, और इन्हें चलाना सस्ता होगा। ये कभी भी आसानी से उपलब्ध होंगे और स्टेल्थ के मामले में इनका प्रदर्शन बेहतर होगा, जिसका मतलब है कि एक साथ एक से ज्यादा भेजने का विकल्प पूरी तरह से संभव है। ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार B-21 रेडर की रेंज भी B-2 की तुलना में बेहतर होगी। B-2 की रेंज करीब 6,900 मील 11,000 किमी है, जबकि B-21 की रेंज कम से कम 6,500 मील 12,000 किमी मानी जाती है। यहां माना जा रहा है शब्द अहम है, क्योंकि यह गोपनीय प्रोजेक्ट है और अमेरिकी रक्षा विभाग में जासूस भेजना हमारे बजट में नहीं है। हम हमेशा के लिए जेल नहीं जाना चाहते। रेंज से ज्यादा जरूरी रख रखाव और संचालन की आसानी है, क्योंकि B-2 और B-21 हवा में ईंधन भर सकते हैं। B-2 लंबी दूरी की उड़ानों के लिए मशहूर है। ये एक बार ईंधन भरने के साथ 12,000 मील या 19,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और इसके अलावा पहले वाले मिसौरी अफगानिस्तान मिसौरी उदाहरण के अलावा मैं आपको बता दूं कि 2017 में 2 B-2 विमानों ने लीबिया में ISIS के ट्रेनिंग कैंप पर बमबारी की थी। हर बॉम्बर 33 घंटे हवा में रहा और मिशन के लिए कई बार ईंधन भरना पड़ा। B-21 की सहनशक्ति इससे कम होने की कोई वजह नहीं है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी से ये और बेहतर हो सकती है। B-2 ये 4 जनरल इलेक्ट्रिक F-119 टर्बोफैन इंजनों से चलता है, जो कुल 308 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। इससे इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो खाली होने पर लगभग 0.442 और अधिकतम टेक ऑफ वेट पर लगभग 0.185 होता है। B-21 जो फिर हल्का है, 2 प्रैट एंड विटनी PW9000 टर्बोफैन इंजनों से चलता है, जो कुल 240 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। आप शायद समझ रहे होंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। B-21 में तुलनात्मक रूप से अधिक कुशल पावर प्लांट है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जब यह खाली होता है लगभग 0.77 है और अधिकतम टेक ऑफ वेट पर लगभग 0.3 है। और इसे ध्यान में रखते हुए यह कहना तर्कसंगत है कि B-21 के साथ आपको अपने पैसे का अधिक मूल्य या कम से कम अपने केरोसिन के लिए अधिक माइलेज मिलता है। B-21 की एक और बड़ी विशेषता निश्चित रूप से स्टेल्थ है। B-2 भाग्यशाली था क्योंकि सेवा में आने पर स्टेल्थ प्राथमिकता नहीं थी। यह विमान डिजाइन में सिग्नेचर कम करने की कोशिश होती थी। B-2 पहला बॉम्बर था जिसने स्टेल्थ को सबसे ऊपर रखा। B-21
अब ऐसे माहौल में है जहां चीन और रूस ने भी अपनी स्टेल्थ तकनीकें बना ली हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। चीन HBCs के विकास के अंतिम चरण में है, जो मानव रहित स्टेल्थ बॉम्बर है और इंटरकॉन्टिनेंटल उड़ान में सक्षम है। पहले चीन के पास सिर्फ H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था, इसलिए उसके पास पहले अंतर महाद्वीपीय उड़ान की क्षमता नहीं थी। रूस इसी समय टुपोलेव पाक-2 नामक स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बना रहा है, जिसकी उड़ान सहनशक्ति B-2 से भी ज्यादा है। 2027 में इसकी उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही यूरेशियन महाशक्ति TU-160 M2 बॉम्बर्स का बड़ा बेड़ा भी बना रही है। नॉर्थरॉप के इंजीनियरों ने B-2 की स्टेल्थ टेक्निक को लेकर B-21 में और बेहतर बनाया। अगर हम दोनों डिजाइनों को साथ में देखें, तो हम देख सकते हैं कि कॉकपिट के दोनों ओर जो इंजन इनलेट्स हैं, वे B-21 में कहीं ज्यादा स्मूथ हैं। स्टेल्थ के लिए विमान का स्मूथ और स्ट्रीमलाइन शरीर जरूरी है। इससे पकड़े जाने की संभावना कम होती है। इंजन और इनलेट्स बॉडी में समाहित करने से B-21 का रडार क्रॉस सेक्शन काफी घट जाता है। B-21 का ट्रेलिंग एज, जो कि विमान के पीछे का किनारा होता है, अगर आप में से किसी को नहीं पता हो, उसे भी ज्यादा कट्स हटाकर सिंपल बना दिया गया है, ताकि रडार द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम से कम किया जा सके। एक और बड़ा सुधार यह है कि रडार एब्जॉर्बर मटेरियल्स का प्रकार बदला गया है। B-2 मुख्य रूप से कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट से बना है, जो रडार ऊर्जा सोखता है और मजबूत व हल्का होता है। साथ ही B-2 पर रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग लगाई जाती थी, ताकि वो छुपा रहे। इसके लिए बहुत सटीक भंडारण परिस्थितियां चाहिए थीं, जैसा पहले बताया गया था। B-21 के रडार एब्जॉर्बर मटेरियल्स B-2 की तुलना में मेंटेन में आसान और प्रदर्शन में बेहतर होने चाहिए थे। अब B-21 रेडर से जुड़ी सारी गोपनीय जानकारी में से ये इसका सबसे गुप्त हिस्सा है। हालांकि यह मान लेना तर्कसंगत है कि इसका डिजाइन B-2 की स्टेल्थ तकनीकों का एक संयोजन है, जिसे समय के साथ बेहतर और अपडेट किया गया है। साथ ही इसमें F-35 की स्टेल्थ तकनीकें भी शामिल हैं। F-35 भी रेडर की तरह F-22 रैप्टर से मिली सीख पर आधारित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। F-35 में इस्तेमाल की गई सामग्री को F-22 की सामग्री की तुलना में कम रखरखाव की जरूरत होती है, और इस फाइटर के डिजाइन का मुख्य उद्देश्य कम फ्रीक्वेंसी वाले रडार की बजाय हाई फ्रीक्वेंसी रडार से बिना पता चले गुजरना है। F-35 को कम रखरखाव की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसका रडार शोषक पदार्थ विमान की बाहरी सतह पर बेक किया गया है। यह कोई स्प्रे करके चढ़ाई गई परत नहीं है। ये F-35 को विमान वाहक पोतों के नम, खारे वातावरण में भी काम करने देता है, जबकि इसकी स्टेल्थ क्षमता बरकरार रहती है। इसे खुले में छोड़ने से विमान की बाहरी सतह पर असर पड़ता है, लेकिन F-35 की रडार क्रॉस सेक्शन अभी भी एक गोल्फ बॉल जितनी है। B-21 की बाहरी सतह में ऐसी विशेषताएं हैं जो B-2 में तकनीक न होने के कारण संभव नहीं थीं। इसका एयरफ्रेम उन्नत कार्बन फाइबर कंपोजिट्स से बना है, जिसमें रडार अवशोषित करने वाले पदार्थ रेजिन में मिलाकर बाहरी सतह में जोड़े गए हैं, जिसे बेक्ड इन रैम कहा जाता है। वो पर्यावरणीय कारकों के प्रति बहुत कम संवेदनशील है, जिसका मतलब है कि B-21 को बारिश में भी बाहर पार किया जा सकता है। इसकी क्षमताओं के कम होने का डर नहीं रहता। इंजन एग्जॉस्ट के चारों ओर का हिस्सा अन्य सामग्रियों से बनाया गया है, ताकि थर्मल सिग्नेचर को यथासंभव कम रखा जा सके। इस हिस्से के लिए सबसे अधिक संभावना है कि एक सिरेमिक मिश्रित सामग्री का उपयोग किया गया है, क्योंकि एयरफ्रेम का यह हिस्सा 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट या लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के संपर्क में रहता है, और सिरेमिक अत्यधिक तापरोधी होते हैं। जब रडार वेव विमान की सतह से टकराती है, एयरफ्रेम उसकी ऊर्जा को पकड़कर हानि रहित गर्मी में बदल देता है, जो फैल जाती है। यह प्रक्रिया आणविक स्तर पर होती है। B-21 का बाहरी आवरण, जो कार्बन और सिरेमिक का मिश्रण है, हर बार जब रडार बीम से टकराता है तो उसमें कंपन होता है और आंतरिक घर्षण उत्पन्न होता है, और यही घर्षण विद्युत चुंबकीय विकिरण को गर्मी में बदल देता है। अपने आकार और छोटे साइज के साथ मिलकर यह B-21 B-2 से भी ज्यादा स्टेल्थ होगा, वो भी बिना किसी बहुत खास और महंगे स्टोरेज की जरूरत के। B-2 की रडार क्रॉस सेक्शन अपने आकार के विमान के लिए बेहद छोटी थी, लगभग 0.1 वर्ग मीटर या 1.1 वर्ग फीट। B-21 की क्रॉस सेक्शन का अनुमान है कि यह और भी कम है, लगभग 0.01 वर्ग मीटर, जो कि 1 वर्ग फुट का 10वां हिस्सा है। ये तथ्य, जो पहली बार सुनने पर मनगढ़ंत लगता है, आपको ये सब कुछ बता देता है
कि B-21 ने मौजूदा स्टेल्थ तकनीकों में किस तरह सुधार किया है। B-21 का ओपन आर्किटेक्चर इसे हथियारों, सेंसरों व अन्य सिस्टमों के लिए तेज सॉफ्टवेयर अपडेट संभव बनाता है। B2 सिस्टम्स को हर अपग्रेड या अपडेट पर विशेष टीमों और लंबे बंद समय की जरूरत होती है, जबकि B-21 को कम डाउनटाइम के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से B2 बनाया गया था, उसने हर बात के अपग्रेड को जरूरत से ज्यादा महंगा बना दिया, जो B-21 के साथ मामला नहीं है। इसका मतलब है कि समय के साथ इसमें नए सेंसर और हथियार लगाना अपेक्षाकृत आसान होगा, जिससे B-21 में सुधार की और अधिक गुंजाइश रहेगी। ये प्लेटफॉर्म B2 की तरह जल्दी पुराना नहीं होगा और न ही ये इतना महंगा हो जाएगा कि खुद उसी पर भारी पड़े। $2 अरब एक विमान। रेडर की भूमिका मुख्य रूप से, लेकिन पूरी तरह नहीं, एक बॉम्बर विमान की रहेगी। ये जरूरी है कि ये परमाणु क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सके और AGM-181 लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ न्यूक ले जाए, जिसकी रेंज 1500 मील यानी 2500 किलोमीटर से ज्यादा है और जिसे रैथियोन विकसित कर रहा है। अन्य दो परमाणु विकल्प हैं M61 मॉड 12 न्यूक्लियर ग्लाइड बम और मॉड 13 न्यूक्लियर बंकर बस्टर। गैर परमाणु विकल्पों में रेडर को AGM-158 के एक्सटेंडेड रेंज और एंटी शिप वेरिएंट से लैस किया जाएगा। एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, साथ ही JDAM बमों के परिवार के साथ। हालांकि रेडर पहले के विमानों से अलग है, क्योंकि यह ISR और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ बॉम्बर की भूमिका को फिर से परिभाषित करता है। हालांकि ये निश्चित रूप से इसकी मुख्य भूमिकाएं नहीं हैं। रेडर के सेंसरी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतने उन्नत हैं कि लंबे समय तक यह चर्चा थी कि रेडर को केवल एक पायलट ही उड़ाएगा और विमान में मौजूद दूसरा व्यक्ति पायलट नहीं बल्कि एक वेपन्स सिस्टम ऑफिसर होगा। इससे रेडर की भूमिका बमबारी से बदलकर ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और यहां तक कि इसे कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक कमांडर एयरक्राफ्ट में भी बदल सकती है। पायलट वाले विचार को छोड़ दिया गया, लेकिन B-21 को और भूमिकाएं देने का विचार बरकरार है और संभव है कि B-21 को बमवर्षक के साथ साथ ISR और EW विमान के रूप में भी इस्तेमाल किया जाए। रेडर के साथ लोअर विंगमैन विकल्प पर चर्चा करते हुए US ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के प्रमुख जनरल स्टीफन L. डेविस ने कहा कि एयरफोर्स इन्हें मुख्य रूप से फाइटर एयरक्राफ्ट F-47 में शामिल करने के लिए बना रही है। ये पहला कदम है। भविष्य में वे उस सिस्टम परिवार में शामिल हो सकते हैं। उद्धरण समाप्त। हालांकि भले ही रेडर की संरचना भविष्य में निश्चित रूप से CCA के उपयोग की अनुमति देगी, उन्होंने यह बताया कि बिना चालक के प्लेटफॉर्म में अभी भी वह विस्तारित उड़ान क्षमता नहीं है जो B-21 के पास है। उनकी उड़ान सीमा जल्दी खत्म हो जाएगी। तब B-21 के साथ CCA का एकमात्र तरीका उन्हें अग्रिम बेस से लॉन्च करना होगा। इस विषय में B-21 रेडर के बिना चालक या दूर से संचालित बमवर्षक बनने की चर्चा हुई है। चीन का H-20 बमवर्षक बिना चालक का स्टेल्थ बमवर्षक माना जा रहा है और रेडर को मानव रहित बनाने की क्षमता ऐसी चीज है जिसकी वायुसेना अभी जांच कर रही है। जनरल डेविस ने पुष्टि की कि ये विमान की एक भविष्यगत क्षमता है जिस पर वायुसेना विचार कर रही है। यह स्पष्ट है कि B-21 रेडर वायुसेना की बमवर्षक आधुनिकीकरण योजना का दीर्घकालिक केंद्र बिंदु है। वह स्पिरिट और लांसर को जल्द सेवानिवृत्त कर कुछ नया लाएगा जो उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित और नई परिष्कृत तकनीक से युक्त होगा। अब इस वीडियो का उद्देश्य इंटरनेट पर B-2 की कब्र खोदना नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत B-2 अब तक के सबसे बेहतरीन विमान डिजाइनों में से एक है। चाहे ये काफी महंगा था, लेकिन इसने बॉम्बर्स के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया और उस क्षेत्र में स्टेल्थ को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्थापित किया। B-2 ने शुरुआत की जिससे B-21 आगे बढ़ सके, या कहें B-2 ने उड़ान भरी ताकि B-21 ऊंची उड़ान भर सके। यह थोड़ा फिल्मी रूपक है। B-2 को पुराना कहना न सिर्फ अपमानजनक होगा, बल्कि यह ईमानदारी भी नहीं होगी। अधिकांश देश ऐसे बॉम्बर के लिए सब कुछ कर देंगे, क्योंकि स्पिरिट अब भी कई आधुनिक डिजाइनों से बेहतर बमबारी करता है। हालांकि यही तथ्य कि B-2 अग्रणी था, B-2 को एक अपग्रेड बनाता है। हम हमेशा B-2 प्रोग्राम को स्टेल्थ बॉम्बर्स के लिए एक टेस्ट केस के रूप में देख सकते हैं, एक प्रोटोटाइप की श्रृंखला के रूप में, जिसमें B-21 एक मानकीकृत और बेहतर मॉडल है जिसमें सारी कमियां दूर कर दी गई हैं और पिछले लगभग 3 दशकों में सीखी गई सभी सीखों को लागू किया गया है। एक समय किसी ने सोचा कि अगर बॉम्बर हमेशा हैंगर में फंसा रहे
तो पेलोड बढ़ाना लाभकारी नहीं। उसके पास होना और ऑपरेशनल रूप से तैयार होना एक जैसा नहीं है, और ऑपरेशनल तैयार होना भी अधिक उपयोगी नहीं। अगर उड़ान की लागतें इतनी भयानक और भारी हैं कि वो जेफ बेजोस को भी रुला दें, बशर्ते जेफ बेजोस में अभी भी इतनी इंसानियत बची हो कि वे रो सकें। चुप रहो, यही तो B-21 रेडर का पूरा मकसद है। अगला कदम उठाना, उस अनगर हीरे को निखारना और उसे बड़े पैमाने पर तैनात करना, और यह सिर्फ B-2 को ही नहीं बदलेगा। रेडर की तुलना में लांसर और स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। जब हम B-1B लांसर की पेलोड क्षमता और उसकी रेंज को ध्यान में रखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसे अभी जल्द ही रिटायर नहीं किया जाना चाहिए। लांसर 75,000 पाउंड या लगभग 34 टन तक का आंतरिक हथियार ले जा सकता है, जो कि वर्तमान में USAF के साथ सेवा कर रहे किसी भी विमान की सबसे बड़ी आंतरिक हथियार क्षमता है, यहां तक कि B-2 से भी ज्यादा। यह मैक 1.25 की गति तक पहुंच सकता है, जो B-2 और B-2-1 से तेज है, क्योंकि वे मैक 1 तक भी नहीं पहुंचते। इसकी रेंज भले ही 6,000 मील वाली B-2 और B-2-1 जैसी न हो, फिर भी यह काफी अच्छी है, करीब 5,900 मील या 9,400 किलोमीटर। लांसर स्टेल्थी नहीं है। इसे कम ऊंचाई पर घुसपैठ के लिए इस आशंका में डिजाइन किया गया था कि शीत युद्ध गर्मा जाए, जो असल में कभी नहीं हुआ। आप जानते थे, लांसर के लिए स्टेल्थ कभी प्राथमिकता नहीं थी। अगर इसे इंडो पैसिफिक में तैनात किया जाता, तो ये चीन की वायु रक्षा प्रणाली को नहीं भेद सकता, जहां USAF रेडर तैनात होगा। अगर लांसर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार गिराया जाए, तो उसकी गति और पेलोड बेकार हैं। आज के माहौल में B-21 की सर्वाइवल क्षमता ही उसे बेहतर विकल्प बनाती है। हैरानी और विडंबना है कि B-21 के आते ही सूची में बचने वाला एकमात्र बमवर्षक सबसे पुराना स्ट्रेटोफोर्ट्रेस है। एयरफोर्स की योजना के अनुसार स्ट्रेटोफोर्ट्रेस ही B-21 के साथ लंबे समय तक बॉम्बर फोर्स में रहेगा। B-52 को निश्चित रूप से आधुनिक खतरों का सामना करने के लिए आधुनिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, लेकिन लगभग 100 साल पुराने ये बमवर्षक रेडर्स के साथ पूरी तरह मेल खाएंगे। स्ट्रेटोफोर्ट्रेस के इंजन बदले जा रहे हैं, नए रडार, आधुनिक नेविगेशन व कम्युनिकेशन उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिससे लगभग 30% बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और मौजूदा इंजनों की सभी विश्वसनीयता संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वायुसेना चाहती है कि ये विमान 2050 के दशक तक उड़ते रहें, जिससे स्ट्रेटोफोर्ट्रेस सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला बमवर्षक रहेगा, लेकिन B-52 रेडर्स से इसकी भूमिका अलग होगी। B-52 की रेंज 10,100 मील या 16,300 किलोमीटर है। इसकी पेलोड क्षमता 30 टन या 70,000 पाउंड है, और यह फिलहाल AGM-181A लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल ले जाता है, वहीं न्यूक्लियर मिसाइल जो रेडर पर भी ले जाई जाएगी। हालांकि B-52 अमेरिका के समकक्ष विरोधी चीन या रूस की वायु रक्षा प्रणाली को भेद नहीं पाएगा। ऐसे मिशन में B-21 की स्टेल्थ जरूरी है, जबकि B-52 बिना स्टेल्थ के सिर्फ खतरे से दूर रहकर पेलोड लॉन्च कर सकता है। स्पिरिट और लांसर को रिटायर करने से पहले एयरफोर्स को रेडर विमान लेने होंगे। अनौपचारिक रूप से माना जाता है कि नॉर्थरोप ग्रमिन हर साल 8 रेडर बनाएगा, और शुरुआती 100 विमानों का ऑर्डर समय के साथ दोगुना हो सकता है। सभी रेडर विमानों को एयरफोर्स में शामिल करना जरूरी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसमें रुचि दिखा रहा है और अमेरिका इसकी बिक्री की अनुमति दे सकता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया को F-111 के 2010 में रिटायर होने के बाद पहली बार समर्पित बॉम्बर मिलेगा। 100 रेडर विमानों का बेड़ा 19 B-2 विमानों के बेड़े से 5 गुना से भी बड़ा होगा, जिसे ये बदलेगा। अगर ये संख्या 145 हो जाती है, जैसा कि पीट हेक्सेथ ने कहा, तो रेडर बेड़ा B 2 बेड़े से 7 गुना बड़ा होगा। बड़ा बमवर्षक बेड़ा युद्ध में नुकसान पर भी लचीलापन देता है। यह संचालनिक तत्परता बढ़ाता है, क्योंकि प्रति विमान रखरखाव आसान है और वायुसेना अधिक विमान मोर्चे के पास तैनात कर सकती है, जो B-2 स्पिरिट में संभव नहीं था। इसके अलावा B-2 के साथ पेश की गई स्टेल्थ तकनीकों का पुनर्निर्माण किया गया है, जिससे रेडर का रखरखाव आसान हो गया है और उसे हमेशा तैयार स्थिति में रखा जा सकता है। हालांकि इसकी पेलोड क्षमता को कम किया गया है, लेकिन इससे उपयोगिता में सुधार होता है और प्रत्येक विमान की उड़ान और रखरखाव लागत कम हो जाती है, जो B-2 के साथ सबसे बड़ी समस्या थी। रेडर की ओपन आर्किटेक्चर से लंबे समय तक अपडेट और अपग्रेड संभव होंगे, जिससे इसकी उपयोगिता बढ़ेगी।
भविष्य में इसके मानव रहित या रिमोट से संचालित होने की संभावना इसे फायदेमंद स्थिति में रखती है, खासकर जब आने वाले दशकों में स्वायत्त या आंशिक स्वायत्त बमबारी मिशन आम होंगे। पहला, छठी पीढ़ी का विमान अब यहां है और जल्द ही ये B2 की कहानी का अंत लिखेगा और अपने पूर्ववर्ती द्वारा पेश की गई तकनीकों को हर संभव तरीके से बेहतर बनाकर एक नया अध्याय शुरू करेगा। देखने के लिए धन्यवाद।